हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेंडेस वीडियो। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन को लगातार बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ में रीजनिंग एंड मैथ्स के लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब जो आपके लेक्चर्स हैं ना, ये तो रेगुलर हो गए। तो जो रीजनिंग की क्लासेस हैं वो अल्टरनेट एंड मैथ्स की क्लासेस अल्टरनेट, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ्स, ऐसे क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपको सारा का सारा कोशिश करूँगा कि सारे के सारे सिलेबस से एक बार गो थ्रू करा दूँ, है ना। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं और जो चीज़ें नहीं आती हैं आपको नोट डाउन करनी है। नोट डाउन करने के बाद रिवीजन करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बैठना है। तो आप देखेंगे कि इससे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। दूसरी चीज़ ये है, कुछ बच्चों की लास्ट जो प्रैक्टिस सेट हुए थे उसमें आपकी कुछ बच्चों की शिकायत थी, ये लेवल है क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी हद तक इंप्रूव है। मैं तो लेवल इसलिए थोड़ा सा बिलो लेकर चल रहा था क्योंकि आप लोग फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे लगा कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बेसिक बिल्ड होगा, उसके बाद हाई लेवल जब आपकी थिंकिंग एबिलिटी बन जाएगी तो हाई लेवल क्वेश्चन आप इजीली थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके कमेंट्स को देखते हुए मैंने क्वेश्चंस का लेवल जो है आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ से मैं क्वेश्चंस उठाकर रखने लगा हूँ, ठीक है। तो लेवल से संबंधित कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है, मॉक टेस्ट वगैरह भी देते रहे। अच्छा, एक बात और कि एसएससी फार्मासिस्ट के अलावा जो भी हमारा एम्स और सीआईएसएफ फार्मासिस्ट है ना, इसकी भी प्रिपरेशन के लिए नॉन फार्मा का सिलेबस बिल्कुल सेम है ना। तो आप जो है नॉन फार्मा की प्रिपरेशन यहाँ से भी उसकी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वही है, मैथमेटिक्स वही है, रीजनिंग वही है, ठीक है। कुछ जो टॉपिक्स चेंज हैं उनको मैं आपको अलग से कवर करा दूँगा, ठीक है। और जो एम्स एंड सीआईएसएफ फार्मासिस्ट का बैच है ये भी हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, तो आप वहाँ पर एनरोल हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सारा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपना जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, ठीक है। लेक्चर नंबर 6, इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो कैसा दिखता है? तब तक वो हमेशा इम्पॉसिबल दिखता है। तो इसलिए हमें कार्य पूरा करके ही किसी चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि हाँ अभी मेरा कार्य जो है हो गया, और तब तक लगातार पेशेंस के साथ मेहनत करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंस रखना है और मेहनत करनी है। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन को रीड करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम लेके क्लास लें। ऐसा अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे मैं बताता चल रहा हूँ, ऐसे आप अगर फॉलो करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने फॉलो किया है उनको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जरूर मिलता है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिलेबस अच्छे से कवर करना है, इसके बाद मॉक टेस्ट देने, उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। आप देखेंगे कि आपके स्कोर में बूस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 14, 16 एंड 18, ठीक है। ये आपके कुछ ऑप्शंस रहे, एक बार क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फटाक से बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 14, 16 एंड 18। अच्छा, कोई नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 12 से डिविजन होना चाहिए, 14 से डिविजन होना चाहिए और 16 से डिविजन होना चाहिए, 18 से डिविजन होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो इन नंबर से डिविजन होगा तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे वो भी एलसीएम जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन चारों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। और विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो भी वही छोटे से छोटा नंबर पूछ रहा है। विच व्हेन डबल, जब उसको डबल कर दिया जाए तब वो डिवाइड हो। तो हम सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, ऐसा नंबर निकालेंगे जो इन चारों नंबर से प्रॉपर कंप्लीटली डिवाइड हो। तो उसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का सबसे सही मेथड ये रहता है कि मैं पहले क्या कर लूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ। प्राइम का मतलब वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ। जैसे 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक क्या बनेगा 1 बनेगा और दूसरा वेक्टर 7 बनेगा। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जब हम 14 को डिवाइड करेंगे, 14 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 × 3 और 4 2 की पावर 2 × 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद 14 हो गया तो ये 7 × 2, ठीक है। और जो 16 है ना, 16 2 की पावर 4 है, क्या लिखा है 2 की पावर 4। और जो 18 है वो 9 × 2, और 9 को जब देखेंगे तो 3 का स्क्वायर × 2 लिखा है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब क्या होता है कि जो पावर सबसे ज़्यादा बार आई होती है वो लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे 2 की पावर 4 आया, इसके बाद 3 की पावर 2 आया, और इसके बाद क्या आया है, इसके बाद आया है आपका 7। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 7।
ठीक है। और 9 से 1 जा होता है 63, 63 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे 48 और 96, 800, यानी कि 1008 ऐसा नंबर है, 1008 ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा नंबर है जो 12, 14, 16 एंड 18 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, कंप्लीटली डिवाइडेड है। ठीक है, क्या है ये? कंप्लीटली डिवाइडेड है। और किससे किससे डिवाइडेड है? ये जो है ये 12 से, 14 से, 16 से और 18 से कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन का जब एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन ऐसा देता हूँ कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके, मैं इस हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। कोई ये नहीं कहेगा कि सर ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं कम, फिर उसके बाद आप जो है अपना समराइज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि मैं इसको कैसे सॉल्व करना है, मुझे मैं डिटेल वे में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसी डिटेल को शॉर्ट में कन्वर्ट करके आंसर निकाला जाता है, और कुछ वो अलग से नई ट्रिक्स वगैरह सीखनी है। सारी चीज़ें जो आती हैं वो बेसिक से ही आपकी क्लियर होती हैं, तो आप यहाँ से सीखेंगे, इसके बाद इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब के अपने अकॉर्डिंग समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा से छोटा नंबर आ गया जो इससे डिवाइडेड है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड, जब नंबर को डबल किया जाए तब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी कि ये जो नंबर है ये डबल कर दिया गया, किसी भी नंबर का 2x कर दिया गया है, तब ये बना है 1008 जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 1008 का क्या कर देंगे, 1008 का आधा कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 504, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर कोन। कोन क्या होता है, जो आप बर्थडे में कैप लगाते हैं, वो भी एक कोन का ही एग्जाम्पल है। कोन जो है ये आपकी एक कोन रही। ठीक है, अब कोन के अगर हम सारे फार्मूलाज देख लें, कोन, ठीक, कोन में जो आपका CSA होता है ना, CSA होता है पाई आर एल, और इसका जब TSA निकालेंगे, TSA क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपके साथ में डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते रहना है और रिवीजन करते रहना है इनका। ठीक है, क्योंकि आपको एक ना एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक, और क्या बोल रहा है कि इसके बाद जो इसका वॉल्यूम होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तीसरी एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आपको L निकालना हो तो H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आप L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये रहे सारे फॉर्मूलाज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर। जो इसका बेस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज, जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक, द रेडियस ऑफ द बेस, और जो रेडियस दी है वो कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। आपको एक चीज़ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर पाई लिखा है, यानी कि मुझे पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब हम एल यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर हो गया आपका 20 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर आपको 1 से 50 तक लर्न होने चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी। 21 का स्क्वायर होता है 441, और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक, आप देखेंगे इसका जो स्क्वायर आएगा निकल के L स्क्वायर 840 बनाएगा, और L की वैल्यू आ जाएगी 29 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 841। ठीक, अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करेंगे। पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 20, और L प्लस आर, L की वैल्यू आ गई आपकी 29, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है आपकी 20, यानी कि ये आपका बना 9 और 49 मल्टीप्लाई 20, यानी कि क्या हुआ 980 पाई। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक चीज़ ऑब्जर्व होगी कि अगर आपको फार्मूलाज जो हैं वो आपको क्लियर हैं, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब जितने भी फार्मूले में नोट डाउन करवाता चलूँ वो आपको साथ में कंप्लीट करने हैं। मेंसुरेशन में अगर आपको फार्मूले याद हैं तो 99% आप ये है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं पूछता, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, प्रिज्म पिरामिड में भी मेंसुरेशन के फार्मूले यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक बोल दिया कि प्रिज्म हैज़, जो उसका जो बेस है ना वो कैसा है, कोन टाइप का है, तो जो कोन का है वहाँ पर उसके फार्मूले लगेंगे, तो इसलिए आपको फार्मूले जरूर लर्न करते हुए चलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ मैन बॉट एन आर्टिकल। इसको आप रीड करें और सॉल्व करें, पहले मैं आप बाद में बताता हूँ। सॉल्व करें फटाक से, रीड करके सॉल्व करिए।
बोला अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। उसने खरीदा होगा कितने में, 100 रुपये में, और उसने बेचा कितने में, 110 रुपये में, 10% का लॉस प्रॉफिट ले लिया। इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, यानी कि जिस कॉस्ट प्राइस से खरीदा था उससे 20% लेस पे खरीदता, यानी कि वो खरीदता कितने में, 80 में खरीदता, ठीक। एंड सोल्ड इट फॉर 1000 रेस मोर, यानी कि पहले उसने 110 में खरीदा था, अब वो 1000 रेस मोर में बेचता, सोल्ड करता, ठीक है, ठीक है। तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। इसका 40%, इसका 40% निकालेंगे तो मिलेगा 32, यानी कि जब इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये बेचता किस पे, 112 पर बेचता। 80 की चीज़ 112 पर बेचता तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 40% का होता। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112 में, यानी कि 1000 अधिक में बेचता और अपने अकॉर्डिंग 2 यूनिट अधिक में बेचता। तो 2 यूनिट्स की जो वैल्यू आई, 2 यूनिट्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आई 1000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 500 रुपये। आपसे क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या हो गया, 100 हो गया, तो हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा सिंपल टाइप का क्वेश्चन था कि पहले उसने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और 10% प्रॉफिट लेके 110 में बेच दी। दूसरा ये बोल रहा है कि अगर वो 20% लेस पर खरीदता है, यानी कि 100 की चीज़ कितने में खरीदता, 100 की चीज़ खरीदता 80 पर, तो यानी कि फिर उसके बाद क्या बोला, और वो बेचता कितने में, 1000 रुपये अधिक में। पहले बेचा था 110 में, अब 1000 रुपये अधिक, तो उसको 40% का प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। अपना कॉस्ट प्राइस 80 था, 80 पे 40% यानी कि 112। हमारे अकॉर्डिंग 2 यूनिट ज़्यादा पर बेचता, उसके अकॉर्डिंग 1000 रुपये ज़्यादा पर बेचता। तो 2 यूनिट्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1000 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई। कॉस्ट प्राइस निकालना था मुझे, कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपये, ठीक, 50,000 रुपये, सॉरी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, रीड करें, सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि एसएससी फार्मासिस्ट हो गया या कोई भी फार्मासिस्ट, एमसीएस ऐसा फार्मासिस्ट हो गया, सारे का सारा सिलेबस नॉन फार्मा वाला आपका सेम ही है। मैथमेटिक्स सेम है, रीजनिंग सेम है, इंग्लिश अगर इंग्लिश भी वही है, सेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारा सिलेबस सेम है, तो आपको यहाँ से उसकी भी प्रिपरेशन लगातार करते रहने, और जो हमारी फार्मा की क्लासेस हैं वो लगातार आपको मिल रही, ठीक है। और जो पेड कोर्सेस हैं एम्स और सीआईएसएफ फार्मासिस्ट के, वो भी चल रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो आप वहाँ पर भी इनरोल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप ब्रेन डेस्क EDU का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स ऑड नंबर, 2 डिजिट का ऑड नंबर। तो 2 डिजिट का जो पहला ऑड नंबर होगा ना, वो होगा 11, फिर उसके बाद होगा 13, फिर उसके बाद होगा 15, फिर उसके बाद होगा 17, और जब लास्ट नंबर 2 डिजिट का होगा ना, वो होगा 99। क्या होगा, 99 होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपकी एक चीज़ क्या क्लियर हो जाएगी। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एपी जिसको बोलते हैं। एपी का मतलब क्या होता है कि 2 पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। जैसे 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पर है 2। 13 एंड 15 के बीच में डिफरेंस कितना है 2। 15 एंड 17 के बीच में डिफरेंस कितना है 2। अच्छा, हमें क्या बोलना था, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। तो 2 डिजिट ऑड नंबर 11, 13, 15, 17 ऐसे डैश कर 99 तक सारे नंबर्स होंगे। अब हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, अब ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी टर्म फाइंड करना है, एनवा टर्म हो जाएगा तो a + n-1 इंटू डी, ठीक है। एनवा पद, अगर कोई भी पद फाइंड करना है, a क्या हो जाएगा, a इज द आपका, a है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक। n मतलब टोटल पद, टोटल टर्म कितने हैं, ठीक है, टोटल टर्म, ठीक। -1 कर दिया, और d क्या हो गया आपका, डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक। एक फार्मूला और होता है, L = a + n-1 इंटू डी, जहाँ पर L जो होता है ये आपका लास्ट टर्म होता है। L क्या होता है, L आपका लास्ट टर्म होता है। एक इसी तरीके से सम ऑफ ऑल टर्म्स, एक और इसका फार्मूला होता है, AP की बात चल रही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होता है, n/2 एंड 2a + n-1 इंटू डी। n क्या हो गया, n आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। 2a क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, और n-1 n टोटल टर्म हो गए, और d हो गया आपका डिफरेंस, ठीक। इस फार्मूले पर मैं वर्क करूँगा। मुझे क्या करना है, मुझे सारे बिट टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मुझे n पता होना चाहिए कि
टोटल कितने टर्म है। अच्छा, n की वैल्यू निकालने के लिए मुझे लास्ट का टर्म दिया है और फर्स्ट टर्म दिया है, तो मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने टर्म बनेंगे। अच्छा, मुझे पता है कि 1 से लेकर 100 तक पूरी काउंटिंग 100 नंबर्स हो गए। 100 में नहीं, इसमें क्या है, इसमें 2 डिजिट के नंबर चाहिए। तो हमें ये पता है कि इस पर 50 नंबर जो होंगे वो इवन होंगे और 50 नंबर कैसे होंगे, वो होंगे ऑड। और जिसमें 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं वो तो मुझे माइनस ही कर देने, यानी कि 5 नंबर और माइनस कर दें तो 45, n की वैल्यू 45 आनी चाहिए। 45 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि ऑड होंगे। इस फॉर्मूले में जरा पुट करना, 99, a की वैल्यू हो गई 11 और n माइनस 1, d का अपना डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। ये आप माइनस जब आप कर देंगे 88, 2 n माइनस 1, 2 से जब इसको कट किया 44 इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर जाएंगे तो n की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 45 टर्म्स। सेम मैंने यहीं पे निकाला था भाई, 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर्स हो गए, जिसमें 50 इवन हो गए, 50 ऑड हो गए, और इसके बाद 1 से 10 तक जो 5 ऑड नंबर्स थे वो मैंने हटा दिए, 45 n आ गए। अब मुझे सम बताना है, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही सम बताना है। तो सम का फॉर्मूला भी मैंने बताया कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया। n की वैल्यू हो गई 45, अपॉन में कर दिया 2, और 2 a की वैल्यू है अपनी 11, और टोटल टर्म कितने 45, और 45 माइनस 1 44, और d का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि 45/2 22 और 88। जब इसको आप ऐड करेंगे 88 और 12 हो जाएगा 100 और 10, 100 और 10, यानी कि 45/2 110, ठीक, 110 कट किया 55। जब आपने 55 मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 45 से कर दिया, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 और 2 हो गया 7, और 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20 और 2, यानी कि 2475 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें आपके अर्थमेटिकल, मैंने इसको इस हिसाब से समझाया कि जो एपी वाले कॉन्सेप्ट्स ना, एपी वाले जो फॉर्मूले थे वो आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप रीड करेंगे अच्छे से और बताएंगे, सॉल्व करके बताइए फटाक से। क्वेश्चन पहले पढ़िए उसके बाद बताइए। बोल रहा है क्या कि a sum of money at the same rate of interest of compound interest है becomes raise 65802 years। 2 years में 2 साल में कोई भी प्रिंसिपल था, कोई भी प्रिंसिपल 2 साल में कितना बन गया, वो बन गया 6580 रुपये, ठीक। और वही प्रिंसिपल 3 साल में कितना बन गया, वो प्रिंसिपल 3 साल में बन गया 7896। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे क्या बताना है, मुझे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, अगर गैप होता साल का तो मैं शायद और मुश्किल होता उसको फाइंड करना, लेकिन यहाँ पर 2 ईयर्स में इतना दिया है, 3 ईयर्स में, यानी कि 2 साल में इतनी हो जाती है और 3 साल में इतनी हो जाती है। तो 2 साल में कोई अमाउंट इतना हो गया और 3 साल में कोई अमाउंट इतना हो गया, तो यानी कि 1 साल में क्या हुआ, 1 साल में जो इंटरेस्ट था वही तो मुझे मिला। तो हम 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा ना, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। 7896 माइनस कर देंगे किसको, 6580, क्योंकि ये लगातार सेकेंड ईयर का दिया है और थर्ड ईयर का दिया है। अगर 4 ईयर का दिया होता तो 2 साल का गैप होता, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वहाँ पर चीज़ें कुछ अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ कंसेक्यूटिव ईयर्स का दिया है, मतलब 2 एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि जो सेकेंड साल का हमारा जो सेकेंड साल में जो अमाउंट होगा उस पर जो ब्याज होगा वो थर्ड साल में आ जाएगा। तो 7896 है ना, और 6580 है, 613 और 1 1316 रुपये, ये इंटरेस्ट आ गया, ठीक। अच्छा, इंटरेस्ट आया 1316 रुपये। अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि सेकेंड ईयर में हमारा जो अमाउंट था या हमारा जो प्रिंसिपल हो गया वो 580 हो गया, और इस पर इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1316 हो गया, और ये अगले साल कितना बन गया, 7896 बन गया। तो मुझे क्या निकालना, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 1316 ब्याज बना, कितने पे बना, 6580 पर बना, और परसेंटेज में कितना बना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका 5 से कट जाएगा। 5 से जब इसको कट करेंगे तो 20% आपका आंसर, ठीक है, 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका क्वेश्चन है।
अब आपका काम है कि इस क्वेश्चन को पहले बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करना, इसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझाता हूँ। ठीक, तो रीड करें। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पहले बताइए। तो कॉन्सेप्ट बताने का या मैथमेटिक्स कराने का यूट्यूब पे एक सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मैं प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहा हूँ, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे टाइप्स आपको आने लगेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी बनानी है, मेंटेन करनी है, उसमें सारी चीज़ें आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कवर होते चले जाएंगे। ठीक, बहुत हद तक। और कुछ टाइप ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा मोस्टली रिपीटेड होते हैं, ठीक, वो भी आपके यहाँ से कवर होते चले जाएंगे। यही एक तरीका है कंसाइज वे में। बाकी चैप्टर वाइज का देखता हूँ क्या होता है। इस टाइम थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक है, इसलिए क्लासेस आपकी थोड़ी सी डिले हो रही है। ठीक है, क्या बोला, इफ़ अ ट्रेन travels at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। अगर कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो वो 15 मिनट लेट पहुंच रही है। हाउएवर इफ़ इट्स स्पीड इज़ 90 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होगी तो वो इट अराइव्स ओनली 5 मिनट लेट, तब वो केवल और केवल अपने डेस्टिनेशन पर 5 मिनट लेट पहुंचेगी। द करेक्ट टाइम टू कंप्लीट योर जर्नी इन मिनट्स। सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका स्पीड और मल्टीप्लाई में टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक, अच्छा, अब यहीं से आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो जो स्पीड होगी ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी 1/टाइम। यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा या जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट जो होगा वो टाइम का रेशियो होगा। ठीक, तभी हमारी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट बन सकती है। इस क्वेश्चन को जब हम रीड करेंगे कि इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। अगर कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो वो 15 मिनट लेट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। अगर वही ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो केवल और केवल 5 मिनट लेट पहुंचती है। यानी कि दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इस केस में क्या अप्लाई होगा, जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसके अपोजिट में टाइम का रेशियो होता है। ठीक, अब रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करेंगे और ये टाइप समझेंगे क्वेश्चन का। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये चल रही किससे, 72 किलोमीटर पर आवर से, और इसके बाद ये चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, 90 किलोमीटर पर आवर से। ये हमारा किसका रेशियो, ये स्पीड है। स्पीड का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 18 4 जा 72 और 18 5 जा 90, 18 4 जा 72 और 18 5 जा 90। ठीक, हमने क्या बताया कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो के अपोजिट जो है आपका टाइम का रेशियो हो जाता है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4। ठीक, इस केस में आप देखेंगे कि जो आपकी डिस्टेंस है ना, जो आपकी डिस्टेंस है वो कैसी है, डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो कैसी है, सेम है। और ये कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा जहां पर आपको डिस्टेंस जो है वो सेम बताई गई। ठीक, अगर टाइम सेम होता, अगर टाइम अब सेम होता पहुंचने का डेस्टिनेशन पर, तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है वो समान होता है। ये कभी नेक्स्ट टाइप आएगा तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए आपको इतना सीखना है कि जब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसके अपोजिट में टाइम का रेशियो होता है। हाँ, तो मुझे टाइम का रेशियो मिल गया कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 है। अब हमें क्या बोलना है कि अगर वो 72 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो वो डेस्टिनेशन पर 15 मिनट लेट पहुंचती है। यानी कि अगर उसका डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम 60 मिनट है तो अब वो प्लस का 15 मिनट लेट पहुंच रही है, यानी कि 75 मिनट्स पर पहुंच रही है। 15 मिनट यहाँ पर मैंने लिख दिया। और आगे क्या बोल रहा है, अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है तो वो केवल और केवल कितने मिनट लेट जाती है, तो वो केवल और केवल 5 मिनट्स लेट जाती है। कितने मिनट लेट जाती है, 5 मिनट लेट जाती है। मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे शॉर्ट एंड कंसाइज वे में ये सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक, मुझे क्या करना है कि टाइम का यहाँ से मैंने डिफरेंस लिया। मैंने देखा कि यहाँ पर 5 यूनिट है और यहाँ पर 4 यूनिट है। जो आपका डिफरेंस निकल रहा है वो केवल और केवल कितना निकल रहा है, 1 यूनिट का निकल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, यहाँ पर जो डिफरेंस लिया वही यहाँ पर मुझे डिफरेंस ले लेना है। 15 यहाँ पर प्लस का 15 है, प्लस का 5 है, तो 15 - 5 करेंगे इज इक्वल टू 10 मिनट। 1 यूनिट कितने मिनट के बराबर है, 10 मिनट्स के बराबर है। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि द करेक्ट टाइम टू कंप्लीट योर जर्नी इन मिनट्स।
मिनट्स में कंप्लीट योर जर्नी का टाइम बताना है। 1 यूनिट 10 मिनट्स है। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर टाइम उसको लग रहा था कितने मिनट, यहाँ पर टाइम लग रहा था उसको 50 मिनट, और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा उसको, यहाँ पर टाइम लगेगा 40 मिनट्स। यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 40 मिनट्स लगेगा। यहाँ पर उसको टाइम कितना लगा, 50 मिनट, और यहाँ पर टाइम कितना लगा, 40 मिनट। और इस क्वेश्चन में मुझे इतनी डिटेल से मेरा काम हो जाना है। हमें क्या बोल रहा है कि 50 मिनट चला, ठीक, और यहाँ पर 40 मिनट लगा उसको। 50 मिनट जब चला तो वो अपने डेस्टिनेशन पर कितनी देर से पहुँचा, 15 मिनट लेट से पहुंचा। और जब वो 40 मिनट चला तो वो केवल और केवल 5 मिनट लेट पहुंचा। यानी कि अगर हम 50 में से 15 माइनस कर दें तो उसका जो सही टाइम होना चाहिए वो 15 मिनट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। अगर यहाँ पर 5 मिनट लेट पहुंचा और पहुंचा कितनी देर में, 40 मिनट में, और किस स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में वो चली है ट्रेन, ठीक है। तो तब वो 5 मिनट लेट पहुंची, यानी कि उसको 35 मिनट में पहुंचना था। यहाँ पर 15 मिनट लेट पहुंची, यानी कि 50 मिनट पे गई है, 15 मिनट लेट पहुंची है, तब भी उसको 35 मिनट में उसको पहुंचना था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, 35 मिनट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब थोड़ी सी और डिटेल आप यहाँ पर समझेंगे कि ये 50 मिनट्स दिया, ये क्या दिया, 50 मिनट्स दिया है। आपसे डिस्टेंस पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमने देखा कि यहाँ पर 50 मिनट लग रहे हैं और हमारी जो ओरिजिनल स्पीड थी ना वो 72 थी। अगर 72 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 50 मिनट लग रहा है। 50 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा आपका 5/6, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 12 5 60 किलोमीटर, ठीक, 60 किलोमीटर। डिस्टेंस इस वाली वैल्यू से भी सेम आनी चाहिए, यानी कि अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर, और उसको कितने मिनट लग रहे थे, उसको 40 मिनट्स लग रहे थे। इसको मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्ट होकर कितना बनेगा, ये बनेगा 2/3, और 3 से इसको कट करोगे 30 टू जा कितना हो गया, 60 किलोमीटर। ये क्या आ गई, आपकी डिस्टेंस आ गई। आपको टाइम ऑलरेडी पता चल गया, ठीक है। तो सारा इस क्वेश्चन का जो भी क्रक्स था ना वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब आप थोड़ा सा टाइम लीजिए 1 मिनट और इसको समझिए कि मैंने क्या बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत बार सॉल्व किया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फटाक से सॉल्व करिए। बोल रहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में शुगर कॉस्टिंग रेस 78 पर केजी, कॉस्ट प्राइस है 78 रेस पर केजी, ठीक है, एंड टू बी मिक्स्ड विथ शुगर कॉस्टिंग 46 रेस पर केजी, so that on selling the mixture at 75 रेस पर केजी there is a profit of 20%। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया, मैंने हर बार बता रखा है कि जो मिक्सर होता है वो सेम क्वांटिटी पर लगता है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है, तो जो मिडिल में आएगा ना वो भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए। लेकिन ये 75 केजी दिया है ना, ये क्या दिया, ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया है, और 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस होता है 100 और 20% प्रॉफिट, यानी कि कोई भी चीज़ 120 पर सेल कर रहा है। 120% की वैल्यू कितनी है, 75 है, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, यानी कि 100 की वैल्यू के लिए क्या करूँगा, 75/120 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, कैंसिल आउट, 2 5 जा 2 6 जा 2 5 जा एंड 2 6 जा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है मल्टीप्लाई कर दो इसका, क्योंकि फ्रैक्शन बनेगी, डेसिमल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्या बनता दिख रहा है, डेसिमल बनता हुआ दिख रहा है। डेसिमल से बचने के लिए क्या करना है, मुझे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 जा 25 और बचा 2, 5 7 जा 35, और ये हो गया 375/6। तो यहाँ पर जो हमें बना, यहाँ पर क्या बना, ये बन गया 375/6। अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है ना, कैंसिल आउट करने के लिए उसका ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसी सेम वैल्यू का यहाँ पर भी, और उसी सेम वैल्यू का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 78 × 6 किया, यानी कि 7 6 हो गया 42, ये क्या हो गया 420, और 8 6 कितना हो गया 48, यानी कि 864। ये आपका बनेगा फर्स्ट क्वांटिटी 468। सेकेंड क्वांटिटी कितनी बनी, 6 6 36, 3 6 4 24 और 3
27 और ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आपका 375। अब आपको क्या करना है, सिंपली बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करनी। 276 था, 480, 20, 100, 300 और 75, ये आपका बन गया 9 और यहाँ पर आएगा 99 और ये कितना बचेगा 68 और 25, 8, 5, 93। ठीक, क्या ये किसी से कैंसिल आउट होता दिख रहा है? यस, 3 से काटा 33, 3 से काटा 31, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 33:31। 33:31 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन था पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 आप सॉल्व करें, बताएं कैसे सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है? बोला रोहन डिपॉजिट्स रेस 500 फॉर 2 ईयर्स। 500 दो साल के लिए डिपॉजिट कर रहा है और ये सिंपल इंटरेस्ट पर है। और सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बता रखा है कि P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो वो क्या कर रहा है कि 500 रेस 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मुझे रेट फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया, प्लस क्या बोल रहा है कि 650 फॉर 4 ईयर्स, यानी कि वो 650 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है कितने साल के लिए 4 साल के लिए, अपॉन रेट अपॉन 100। प्लस आगे क्या बोल रहा है कि 1300 फॉर 6 ईयर, 1300 रुपये जो है वो 6 साल के लिए। और क्या कि जो टोटल इंटरेस्ट उसका बन रहा है ना यहाँ से वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 1140। तो फाइंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट, आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ, या 100 को लिखा रहने दो ऐसे ही। ठीक, 1/100 मैंने ले लिया यहाँ से, ये हो गया आपका 1000 आर, प्लस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 4 जा 22, 6 4 जा हो गया 24 और 2 कितना 26 आर, प्लस का 7800 आर। ठीक, इज इक्वल टू कितना बना, इज इक्वल टू बना 1140। इसको ऐड कर लें 2600, 1000 और 7800, 0 0 8 से 14 4 1, 11400 बना, 11400 बना। 11400 आर की वैल्यू कितनी है 1140 0 0, 1 2 0 2 0, ये क्या 114, यानी कि आर की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख रहे हैं थोड़ा सा इजियर साइड में ही क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज, सर्कमफेरेंस सर्कल है, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है 2πr। ठीक है, तो द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 264, यानी कि एक की सर्कमफेरेंस 264 है और जो दूसरा है उसकी सर्कमफेरेंस कितनी है, वो है आपकी 308। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल, दोनों के एरिया के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो उसके लिए मुझे रेडियस पता होनी चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है आपका πr²। ठीक, 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 132 मिलेगा। ठीक, और पाई की वैल्यू भी पुट कर दें, r1 132 और यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर दिया 154। ठीक, और 22/7 r2 इक्वल टू 154। ठीक, इसको कट करेंगे 22 से, 11 2 जा और 11 बन जाए 11 बचा 2 2 6 जा हो गया 12, यानी कि r1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 42 आएगी। इसके बाद 11 2 जा 11 बन जा और 4 जा, r2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 49। अब क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या, एरिया का डिफरेंस πr² πr1² माइनस πr2²। पाई हमने कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया और स्मॉलर लार्जर से स्मॉलर का पूछ रहा है तो r2 - r1 कर देंगे, यानी कि 49 के स्क्वायर से डिफरेंस लेना है किसका 42 के स्क्वायर से।
ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, पाई की वैल्यू सबसे पहले पुट कर दी 22/7। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर पुट करते हैं ए प्लस बी, ऐड कर दो 80 और 10 90 और 1 91, ठीक। और ए माइनस बी कर दो तो हमें कितना मिला 7 मिला, और 7 से 7 हो गया आपका कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करना है 2 18 और 1 2, यानी कि 2 8 2 10 1, आपका क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 2002 स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को लेकर अब तो शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अब जिसकी शिकायत आ गई तो फिर उसका सिलेक्शन भी पक्का होना चाहिए, ठीक है। जिसको ये लग रहा है कि जिसको जो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो फिर उसके लिए ये सारी चीज़ें ईजियर साइड में है, उसका सिलेक्शन आसानी से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्चुअली ये होता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर आपके एग्ज़ाम्स में होता है ना, वो एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक। मैं आपको अपनी स्टोरी अगर बताऊं तो मैं भी एसएससी के बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूं, और एसएससी के ऑलमोस्ट लगभग मैंने सारे एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स वगैरह क्वालिफाई कर रखे हैं। जो सिंगल एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर रखे हैं। जैसे जो एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम होता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 160 मार्क्स का होता है, 160 मार्क्स में मैंने 153 मार्क्स स्कोर किए, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है, 153, जिससे मैथ, रीजनिंग और हिंदी मैंने अटेम्प्ट करी थी, तो वो मेरी आउट ऑफ आउट थी, 120 में 120, ठीक। जीएस जो है वो मेरा थोड़ा सा कमज़ोर साइड है, जीएस की वजह से ही मैं कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट से रह जा रहा हूँ, है ना। तो जीएस ही मेरी कमज़ोरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंड्स में मेरे से बहुत साथ हैं। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, नियर परफेक्ट हो सकते हैं या परफेक्ट बनने का प्रयास कर सकते हैं। जब आप नियर परफेक्ट होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें जो है सही रास्ते में जा रही होंगी, आपका सिलेक्शन होने के कगार पे होगा, ठीक है। और क्या होता है कि आप कई सारे एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होता है, ठीक। आपको कंसिस्टेंसी और जो है मेहनत अच्छे से करनी है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर भी है ना, किसी का लेवल उतरा नहीं है, जैसे मेरा लेवल बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने क्या किया, चीज़ें मैथ्स मैंने पढ़ने के बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए, मैंने टाइमिंग पकड़ बनाई, इतने मॉक टेस्ट मैंने दे दिए, रीजनिंग के मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए कि अगर मुझे 18 मिनट में 25 क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को 12 या 13 मिनट में ही सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना टाइम दूसरे सेक्शन पर जा रहा हूँ, लेकिन इस टाइम ये हो गया कि हर सेक्शन में 15 मिनट मिलेंगे, तो वो चीज़ें अलग की रही। पहले दूसरा पैटर्न हुआ करता था, ठीक है, जब टीचर्स आपकी थी तो आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, वहाँ पर मैं क्या करता, 12-13 मिनट में रीजनिंग सॉल्व हो गई, इसके बाद में मेरी 7-8 मिनट में इंग्लिश सॉल्व हो गई, 5-7 मिनट में जीएस सॉल्व हो गई, रहा बचा टाइम मैथ्स को दे दिया, उसके बाद सारे क्वेश्चन रिव्यू कर लिए। तो आपको टाइम पर पकड़ बनानी है, आप प्रैक्टिस इतनी कर लो कि सारी चीज़ें आपकी टिप्स पर हो जाएं, सारे फार्मूले आपके माइंड में हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको फार्मूला, भले आप 6 महीने के लिए बुक मत ओपन करो, आपको फार्मूले सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे साथ है, मैथ्स की बुक जाने कब से मैंने ओपन नहीं करी, लेकिन जो फार्मूलाज हैं, इंग्लिश की जो वोकैब्स हैं वो भी बहुत अच्छे से लर्न है। काफ़ी सारी वोकैब्स, कम से कम 2000 वोकैब तो होंगी जो कम से कम लर्न होंगी। तो यही सारी चीज़ें आपको मेहनत करते रहना है सही डायरेक्शन में। डायरेक्शन का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सही डायरेक्शन है तो आप सक्सेस थोड़ा सा जल्दी पा सकते हैं। अगर आपके पास गलत डायरेक्शन है तो गलत डायरेक्शन से पहले आप गलतियाँ करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, तब आप सक्सेस के पास पहुँचेंगे, ठीक है। और सही डायरेक्शन किसको कैसे मिलती है? सही डायरेक्शन वही बता पाता है जिसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, और आज के समय में सही डायरेक्शन बताने वाले बहुत कम लोग हैं, है ना। तो कोशिश करिए, मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ वो फेयर है बिल्कुल। अगर आप उन पर वर्क करेंगे तो आप अपना रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्क करते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अ क्वार्टर ऑफ अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ई। क्वार्टर हो गया 1/4, यानी कि ए जो है किसी काम का 1/4 जो है वो कितने घंटे में करता है? 3 घंटे में करता है। यानी कि ए पूरा काम कितने में करेगा? ए पूरा काम 4 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए पूरा काम कर देगा 12 आवर्स में। दूसरा क्या बोल रहा है कि अ थर्ड ऑफ द सेम, यानी कि जो
एंड अ थर्ड ऑफ द सेम फिल्ड बाई पाइप बी, यानी कि बी जो है वो उसी पाइप का 1/3, उसी टैंक का 1/3 कितने घंटे में भरता है, 2 आवर्स में भरता है। यानी कि बी जो है उसी पाइप को कितने घंटे में भरेगा, 6 आवर्स में भरेगा। कितने घंटे में, 6 घंटे में भरेगा, 6 आवर्स में भरेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भरेगा। अब ये पार्ट आपका थोड़ा सा नया था, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं आया था। बाकी की चीज़ें आप पिछले वाले सेट्स में भी कर सकते हैं, ठीक। यानी कि ए जो है किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और जो बी है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। टोटल जब इसका टोटल वो निकाल देंगे, एलसीएम मतलब टोटल टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 12 और एलसीएम से इनकी टाइम को डिवाइड कर देंगे, इनकी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। यानी कि 12 से 12 को डिवाइड किया, ये 1 यूनिट से बढ़ता है और ये 2 यूनिट पर आवर से बढ़ता है। अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो जो हमारी टंकी है वो कितनी देर में भर जाएगी। तो 12 अपॉन में क्या किया, 1 + 2 एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया, दोनों पाइप एक साथ खोले गए। तो ये हो गया अपना 12/3, दैट मीन्स 4 आवर्स। 4 आवर्स में पूरी की पूरी टंकी हमारी भर जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेशियो का क्वेश्चन है। सॉल्व करें, रीड करें, सॉल्व करें। बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स इज 3:7। यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है और जो थ्योरी होती है वो रेशियो क्या है, 3:7 है। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल में 30 नंबर और थ्योरी में 70 नंबर, ठीक। ये मैंने बोल लिया। इफ़ 80% मार्क्स आर ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में कितने परसेंट, 80%। और 80% मत लिखा करो, आप फ्रैक्शनल वैल्यू पे काम किया। ये 80% क्या होता है, 4/5, ठीक है। यानी कि 30 टोटल है और टोटल के 4/5 मिले, 5 6 हो गया 30, 6 4 हो गया आपका 24, ठीक, 24 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है नेक्स्ट क्या बोला है कि एंड 60% मार्क्स आर ऑब्टेन्ड इन थ्योरी। थ्योरी में उसको 60% मिले जिसकी फ्रैक्शन होती है 3/5। तो 5 से जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे थ्योरी में उसको कितने मार्क्स मिले, केवल 42 मार्क्स मिले। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है उसका रेशियो पूछ रहा है, यानी कि 42/24। अब इसको कट करेंगे तो 3 से कट किया, 3 बन जा 3, 4 जा, और 3 से कट किया 8 जा। यानी कि 14 और 2 से स्कोर कट करेंगे, 2 7 जा और 2 4 जा। जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 7:4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 22,000। एक रेफ्रिजरेटर है, उसका जो प्राइस है वो कितना है, 22,000 रुपये है। अ शॉपकीपर फिक्सेस इट प्राइजेस 15% एबव द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, आप क्या करते हैं, जब आप भी कोई भी दुकान अगर आप चलाएंगे तो आप कॉस्ट प्राइस पर कोई चीज़ खरीद कर लाएंगे। आप दिल्ली गए, दिल्ली से रॉ मटेरियल खरीद कर लाए, वहाँ पर एक खिलौना था जिसकी रॉ मटेरियल की कीमत थी 10 रुपये, 10 रुपये कीमत थी। तो आपने सोचा कि इसका अगर हम मार्केट प्राइस रखें कि 10 रुपये की कीमत को आपने लिख दिया 50 रुपये। कितना लिख दिया, 50 रुपये लिख दिया। अब कस्टमर आया, कस्टमर कहता है सर 50 रुपये तो बहुत है, 50 रुपये नहीं दे सकते। लड़की अगर कोई आ गई तो 50 का सीधा 5 देने लगेगी, लेकिन 5 में तो लॉस है, नहीं बेच सकते, है ना, 5 में तो लॉस है, तो उसको भगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि उससे ये बोलेंगे कि 10 तो मेरा कॉस्ट प्राइस है। ये तो मन में सोचेंगे 10 कॉस्ट प्राइस है, ऐसा करो आप 50 मत दो, आप जो है 40 रुपये दे दो। वो कहेंगे 40 नहीं, 40 भी नहीं देंगे, 40 नहीं तो आप कहेंगे 30 रुपये दे दो, ठीक। अब कोई पैसे वाली ठीक ठाक होगी जो नहीं इतना बार्गेनिंग करेगी, 40 रुपये में आपने सामान बेच दिया। आपका 10 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 40 रुपये में सामान बेचा, 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब कोई ऐसा आया जो बहुत भद्दर बार्गेनिंग करने वाला है, बार्गेनिंग करके रह गया, तो 10 की चीज़ आप आ गए 20 पर। अब भी आप देख रहे हैं कि हमें डबल प्रॉफिट हो रहा है, जितना कॉस्ट प्राइस है हमें 100% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर देखा कि आपने कि 10 में नहीं, 15 रुपये में बेच दिया, तब भी आपका 50% का प्रॉफिट है। आपने कहा चलो ठीक है, मेरा तो प्रॉफिट ही है, बेच दिया सामान। यही होता है दुकान में। तो यही इसमें बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 22,000। जो प्राइस का, जो रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है वो कितना है, 22,000 रुपये। अ शॉपकीपर फिक्स इट प्राइजेस 15% एबव द कॉस्ट प्राइस। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है, मैंने लिख लिया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस।
अब फिक्सेस 15% है, 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है 3/20, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 था ना तो उस पर उसने 23 रुपये अंकित कर दिया कि 20 रुपये का सामान में 23 पर। अब जब सामान आया तो उसने क्या पूछा, डिस्काउंट दे देंगे, कितना 8% का डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा 2% की फ्रैक्शन होती है 1/50, तो 8 की कितनी हो जाएगी 4/50 हो जाएगी, 8% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4/50 हो जाएगी। यानी कि अगर मार्केट प्राइस कितना था 50 था तो 4 की छूट देके उसने कितने पर बेच दिया 46 रुपये पर बेच दिया। अब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस यहाँ पर दोनों में सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए हमने यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 23 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यहाँ पर तो 50 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना होगा और 23 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये हुआ, ठीक। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा है 23 × 2 और मल्टीप्लाई 23, 23 होता है 529 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो ये हो गया 29 दूनी 58, यानी कि 1058। और जब 23 में 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये मिला हमें 115, ये हो गया 1150। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज, डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो कितना है, ठीक। डिस्काउंट का मतलब मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, वही तो डिस्काउंट हुआ, तो यानी कि हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 22,000 दी है, ठीक। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस कितना है 58, 2 60, 40 हो गया 1150, यानी कि 2 5 4 92 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, 92 यूनिट्स की। तो हम 92 में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 22 का, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 और 184, जब इसको आप ऐड करेंगे 4 1 2024, आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2024 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 53 नंबर्स इज 0। 53 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है 0 है। एवरेज 53 नंबर का जो आपका एवरेज है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0। आउट ऑफ दिस, उनमें से हाउ मेनी नंबर्स एट मोस्ट कैन बी ग्रेटर देन 0। या थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल साइड में है। क्या बोल रहा है कि हाउ, आप एक बार इसको थिंक करें, सोचिए क्या होगा इसका, ठीक है, विचार करें इस पर थोड़ा। बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस हाउ मेनी नंबर्स एट मोस्ट कैन बी ग्रेटर देन 0। कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो ग्रेटर देन 0 होंगे, 0 से बड़े होंगे। अच्छा आपको पता है कि 53 नंबर्स हैं और इसको डिवाइड करना है किससे, देखो पहले सम ऑफ, यहाँ पर क्या आता है ऊपर सम ऑफ नंबर्स आता है, क्या आता है सम ऑफ नंबर्स आता है। तो सम ऑफ नंबर्स कितने हैं आपके 53 है। 53 नंबर्स में से 53 नंबर को जब हम लास्ट में डिवाइड करते हैं नंबर्स की संख्या से तो एवरेज कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। और 0 एवरेज निकालने के लिए जो ऊपर सम ऑफ नंबर्स है ना वो 0 बनना चाहिए। तब इसको 0 को 53 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा अपना। तो कितने नंबर्स पूछ रहा है कि 1 से बड़े हो सकते हैं। 52 नंबर अगर 1 0 से बड़े हो सकते हैं, सॉरी, तो अगर 52 नंबर्स 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे हो और जो 53rd नंबर हो ना वो कितना हो जाए, वो माइनस का 52 हो जाए और माइनस का 52 0 से छोटा होता है। तो ये 52 नंबर का सम कितना बनेगा, एक एक करके 52 का 52 बनेगा और ये -52 ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बनेगा 0 और नीचे इसका बनेगा 53। तो हमारा एवरेज कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि 52 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो कैसे हो सकते हैं 0 से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर दत्ता वांटेड टू डिपॉजिट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ रिस्क 3 लाख पार्सली इन द पोस्ट ऑफिस। 3 लाख रुपए जो है, 3 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट, 3 लाख रुपए मिले किसी को। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दूंगा और थोड़ा सा बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, ठीक है। और जो क्या पोस्ट ऑफिस एंड बैंक पार्सली 10% एंड 6%। तो जो पोस्ट ऑफिस है वो 10% इंटरेस्ट दे रहा होगा और जो बैंक है वो 6% इंटरेस्ट दे रहा होगा। ये कैसा इंटरेस्ट है, ये हमारा एनुअली है, एनुअली, ठीक। अब इफ हिज मंथली इंटरेस्ट इनकम इज 2000, अच्छा मंथली इंटरेस्ट कितना आ रहा है, मंथली इंटरेस्ट आ रहा है 2000 रुपये,
ठीक। और मैंने बताया मिक्सर जो है हमेशा सेम चीज़ों पर लगता है, सेम क्वांटिटी पर लगता है। ये एनुअली है तो मुझे एनुअली इंटरेस्ट की रेट निकालनी होगी। तो अगर मंथली 2000 है तो हमने इस पर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 24,000 रुपये ईयरली उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। और 24,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है? 3 लाख पर मिल रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 2 3 4 5 8%, यानी कि एनुअल जो है उसको 8% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये पोस्ट ऑफिस दे रही है, ये बैंक दे रही है, और टोटल जो मिक्सर मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? वो मिल रहा है उसको 8% का। अब यहाँ से हमने निकाला, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। रेशियो को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1:1, ठीक, 1:1, यानी कि 2 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 लाख। ये टोटल आ गया और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 लाख, 1,50,000 सॉल्व करेंगे तो वो 1,50,000 रुपये मिस्टर दत्ता जो है 1,50,000 रुपये पोस्ट ऑफिस में डालती है और 1,50,000 रुपये बैंक में डालती है, और उस पर 10% इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस पर, उस पर 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको जो है ईयरली 24,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सेम यही निकाल पाएंगे। ये एक हमने एलिगेशन मेथड लगा लिया। एलिगेशन का मेथड हो गया, एक क्वांटिटी दी है और दूसरी क्वांटिटी दी है, इसके बाद दोनों का मिक्स क्वांटिटी दी है, तो यहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे? द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक। तो पोस्ट ऑफिस में भी उसने 1.5 लाख किया और बैंक में भी 1.5 लाख किया, तो जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 24 स्टूडेंट है। एवरेज एज क्या होता है? द एवरेज एज ऑफ, एवरेज है हमारा 15 ईयर्स, ठीक। 15 ईयर्स के बाद में एवरेज होता है कि सम अपॉन में टोटल। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 24 हैं, तो जो सम आएगा वो कितना आएगा? 24 × 15 आएगा। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ़ आ स्टूडेंट्स एजेड 9 ईयर्स, एक स्टूडेंट है जो 9 ईयर्स का है, वो ग्रुप छोड़ देता है, देन व्हाट विल बी द एवरेज, न्यू एवरेज एज, ठीक। तो सम पहले 24 स्टूडेंट की जो एवरेज एज थी वो कितनी थी? 15 ईयर्स थी। ये हमारा सम आ गया, ठीक। अब एक स्टूडेंट ने जिसकी एवरेज एज कितनी थी? 9 साल थी, उसने जो है ग्रुप छोड़ दिया। उसने क्या किया? ग्रुप छोड़ दिया, ठीक। इफ अ स्टूडेंट एज 9 ईयर्स लीव्स द ग्रुप, जो 9 साल का बच्चा था उसने ग्रुप छोड़ दिया, ठीक। अब कितने बच्चे बचे? 23 बच्चे बचे, 23 बच्चे बचे टोटल। क्या होगा इसमें? द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स का मल्टीप्लाई हो गया 15, 15 4 जा 20, और ये हो गया 15 3 जा 15 4 जा 20, 15 2 जा हो गया 30, 0 2 320। अब एक 9 साल का बच्चा था, यानी कि पहले 320 एवरेज एज हो रही थी टोटल। 15 4 जा हो गया 60 और 15 2 जा हो गया 30, यानी कि 360, 320 नहीं, कितना हुआ? ये हुआ आपका 360। 15 4 जा 24 बच्चे थे ना, 15 4 जा। अब क्या हुआ कि 9 साल के बच्चे ने एवरेज वो ग्रुप छोड़ दिया, तो यानी कि 360 में से 9 साल का बच्चा हट गया। तो जो 23 बच्चे थे ना, 23 चिल्ड्रन थे, उनकी जो एज बची वो कितनी बची? 351 बची। अब मुझे क्या निकालना है? इनका एवरेज फाइंड करना है, इनका एवरेज फाइंड करना। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? तो यानी कि टोटल सम 23 का कितना है? सम बैठ रहा है 23 बच्चों का, वो बैठ रहा है 351, और कितने का? 23 का। तो 23 बन जा, 23 1 23, कितना बचा? 2 और 1 12, ठीक है। अब 23 पंचे होता है 115, 23 पंचे कितना हो गया? 115, यानी कि 15 डेसिमल में कुछ आना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने इसको कैसे सॉल्व किया कि 15 साल के जो मैंने सबसे पहले सम निकाल लिया कि टोटल सम कितना हुआ? 360 हुआ, और उसमें 9 साल का बच्चा छोड़ गया, 9 साल का बच्चा छोड़ गया तो 351 बचा, और कितने बच्चों का बचा? 23 बच्चों का बचा, उसका एवरेज मैंने निकाल दिया, ठीक। ये आपके 15 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट रहा, और टाइम आपका लगभग 1 घंटे हो चुका है, ठीक। तो मैं लाया तो आज 25 क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन अगर मैं कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा तो लगभग क्लास आपकी
1 घंटे 40 मिनट के आसपास जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो दूसरा पार्ट है उस पर नेक्स्ट फिर 15 क्वेश्चन जनरेट कर लूँगा, 15 क्वेश्चन बना लूँगा, क्योंकि 10 इसी में है, 5 क्वेश्चन और मुझे ऐड करने हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन का सेट कंटिन्यू कर लेंगे। हम लोग 15 क्वेश्चन का सेट ही कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन सारे सॉल्व करते चलेंगे, जिससे आपकी थोड़ी सी पकड़ बनेगी। अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद मेरी अप्रोच से उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी जो है धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, ठीक है, जो हम डेली पुट करते हैं। ठीक, तो आज के क्लास में रखते हैं इतना ही। और जो बच्चे हमारे एम्स और CISF फार्मासिस्ट के वजह से जुड़ना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से ब्रेनडेस्क ड्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।